गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 दो बैलों की कथा वाला लेसन ले रही हूँ। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कवि परिचय। रचनाकार यानी इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, मतलब रचनाकार जो जिन्होंने कहानी को लिखा है, रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में हुआ और उनका देहांत 1936 में हुआ, यानी उनकी मृत्यु 1936 में हुई। मुंशी प्रेम जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, यानी वो कहाँ पैदा हुए थे? बनारस का लमही गांव। बनारस में कोई लमही गांव है एक, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मूल नाम धनपत राय। वैसे उनका मुख्य नाम क्या था? धनपत राय। उपनाम उपन्यास सम्राट। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प आदि है। इसके अलावा आपकी बुक में मैंने संक्षिप्त में लिख दिया है, आप अपनी बुक से देख करके पूरा लिखेंगे। रचनाएं में देखिए, उनकी कहानियां मानसरोवर की 8 भागों में संग्रहित है। प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये उनके उपन्यास है। उनकी रचनाएं अनेक देश विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुकी हैं। निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी इन्होंने किया है। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। रचनाओं का मूल विषय किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, स्त्री की दुर्दशा, मूढ़ाचारों का खंडन, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनके व्यापक कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को अद्भुत आत्मीयता मिली है। शैली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी कितनी भी बड़ी बात हो, वो बहुत ही सरल शब्दों में और संक्षेप में लिखते हैं। लिखने में वो निपुण थे, ये उनकी प्रमुख विशेषता है। उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जो उपन्यास आदि लिखे हैं, उसकी भाषा कैसी है? भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। ये पूरा आपने लिखना है। आगे देखिए, प्रस्तावना प्रसंग। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। इसमें एक पक्षी के पिंजरे में बंद होने की दशा का वर्णन किया गया है कि एक पक्षी अपनी व्यथा को बता रहा है, अपनी पीड़ा को, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, तो वह अपनी व्यथा को बता रहा है कि मुझे वो बीता हुआ जमाना याद है जब हम सब स्वच्छंद वातावरण में विचरण करते थे। अब जब मन चाहता था, जहाँ मन चाहता था वहाँ हम लोग बैठ जाते थे और दूर दूर तक हम लोग उड़ते हुए चले जाते थे। वो बागों की बहारें, वो सबका चहचहाना। पक्षी कहता है कि बागों की बहारें, मौसम के अनुसार बागों का वातावरण बदलता रहता है, तो पक्षी कहता है कि मुझे वो बागों की बहारें याद आ रही हैं और सब मिलकर हम सबका चिड़िया पक्षी जो चहचहाते थे उसका बता रहे हैं कि हम सबका चहचहाना भी मुझे याद आ रहा है। मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं घर को तरस रहा हूँ। मैं अपने पुराने घर यानी पेड़ पर जहाँ वह अपने मित्रों के साथ रहता था, वो घर को मैं तरस रहा हूँ। साथी तो है वतन में,
यानी बाहर स्वच्छंद वातावरण में साथी तो है, लेकिन मैं पिंजरे में कैद पड़ा हूँ, उनके साथ मैं स्वच्छंद वातावरण में विचरण नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र एक कैदी की भांति मैं बंद हूँ। पक्षी क्या सोचा है, एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें उससे संबंधित प्रश्न है, पक्षी क्या सोच रहा है। पक्षी गुजरे हुए सुखमय जीवन के जमाने को याद करते हुए वर्तमान दुर्दशा पर सोच रहा है, उसे याद सोच करके वो पश्चाताप कर रहा है। पक्षी स्वयं को बदनसीब क्यों मान रहा है। पक्षी बेघर और बेदर हो गया है, यानी वो बेघर हो गया है, वो तो पिंजरे में बंद है। उसे पक्षियों का घर कहाँ होता है, पेड़ों पर। तो पेड़ों से हटकर उसको कहाँ रखा गया है, पिंजरे में। तो पक्षी कहता है कि मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, क्योंकि मैं बेघर हो गया हूँ, बेदर हो गया हूँ, इसलिए वह अपने आप को बदनसीब मान रहा है। पालतू एवं स्वतंत्र जानवरों में कौन अधिक सुरक्षित है, क्यों। जानवर जो है या पक्षी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक पक्षी वो होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें हम पिंजरे में रखते हैं, उन्हें अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छा पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए देते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पक्षी पालतू और पशु और आदमियों के अधीन होते हैं। पालतू पशु या पक्षी जो होते हैं वो आदमियों के अधीन होते हैं। वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक वो विचरण नहीं कर सकते, और ना ही वो अपने मित्रों के साथ, अपने जो मित्र हैं उनके साथ स्वच्छंद वातावरण में वो विचरण नहीं कर पाते हैं। वे स्वेच्छाजीवी नहीं होते हैं, यानी अपने मन के मर्जी नहीं होते हैं, वे स्वेच्छाजीवी नहीं होते। अक्सर ऐसे पक्षी जो हैं अक्सर आग की दुर्घटनाओं के, बदशालाओं के शिकार होते हैं। पर्याप्त दाना नहीं मिल पाता, जैसा वो चाहते हैं, जो चाहते हैं खाने के लिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। किसे, जो पिंजरे में बंद रहते हैं, जिन्हें लोग पालते हैं, वो जो लोग पालते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से जब मन चाहता है तब वो देते हैं। पक्षी बोल नहीं पाता, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो स्वेच्छाजीवी नहीं अपने आप को महसूस कर पाता, और जिसकी वजह से वो कमजोर होता जाता है, स्वरक्षा की कुशलता को खो जाते हैं। स्वरक्षा मतलब अपने आप की रक्षा करना, तो वो भी कुशलता जो है वो पिंजरे में बंद होने के कारण या कैद होने के कारण वो खो देते हैं, उस कुशलता को खो देते हैं। जबकि स्वतंत्र जानवर स्वेच्छा से सामाजिक जीवन यापन करते हैं, वे झुंडों में घूमते हैं, वे अधिक सतर्क रहते हैं, स्वरक्षा में कुशल होते हैं, इसलिए पालतू पशुओं से स्वतंत्र जानवर अधिक सुरक्षित होते हैं। अब इसमें नए शब्द दिए हुए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। कुलेल, गराव, नाग, पागुर, साबिका, अड़ियाल, मसलहट, फुसफुसी, कांजीहौस, जालिम, बरकर, दड़ियाल, रेवड़, रोह, पघिया, उल्हा, हरज, ये नए शब्द हैं। इसमें आप लोग 17 हैं, आप लोग 10 लिखिएगा नए शब्द में, और कठिन शब्द भी बहुत अधिक हैं, आप इसमें ओनली 15 लिख लीजिएगा या 10 लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग अपनी बुक से परीक्षा के समय याद कर लीजिएगा। कुलेल का अर्थ होता है प्रसन्न होकर की जाने वाली उछल कूद, मतलब स्वच्छंद पूर्वक जो पक्षी उछल कूद करते हैं अपने दूसरे पक्षियों के साथ, उसे कुलेल कहते हैं। फुसफुसी, कमजोर और नर्म, कसर रखना, कमी रखना, जालिम, क्रूर, अड़ियल, हठी या जिद्दी, धौल धप्पा, मारपीट, नाग, चौड़े मुंह का मिट्टी या पत्थर आदि का बना पात्र जिसमें पशु जो हैं वो चारा खाते हैं। कबूल, मानना, ताकीद करना, आग्रह करना या निवेदन करना।
गांव, फुंदेदार रस्सी जो गराओं, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, जो गले में पशुओं के गले में जो रस्सी पहनाई जाती है उसे गराओं कहते हैं। रो, धाक, बरकत, वृद्धि या लाभ या कृपा, फूफा, बुआ का पति, 9-2-11 होना, भाग जाना, ये मुहावरा है। 9-2-11 होना, भाग जाना। तजर्बा, अनुभव, वैसे आपने सुना होगा तजुर्बा बोलते हैं, तजुर्बा, लेकिन यहाँ पे तजर्बा लिखा हुआ है। तजर्बा का अर्थ होता है अनुभव या ज्ञान। प्रयोग, सबिका, वास्ता या सरोकार, ज्यों का त्यों, जैसे पहले था वैसे। हर्ज, नुकसान, डुग्गी बजाना, डुगडुगी बजाते हुए सूचना देना। कुल्हा, धड़ और जाम, कमर के दोनों ओर की हड्डी। अरित्यार, शक्ति, सही। मवेशी खाना, काजी हौस, मवेशी खाना को काजी हौस करते हैं जहाँ पर जानवरों को बंद रखा जाता है। ऐसे जानवर जिनको मालिक खुला छोड़ देते हैं, जिन जानवर का मालिक बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और सवेरे खुला छोड़ देते हैं, जानवर जो है अपनी मर्जी से शाम को चारा खाते हुए आराम से घर पहुंचते हैं। तो या और इसके अतिरिक्त वो पशु होते हैं जिनकी मालिक को तनिक भी परवाह नहीं होती, जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो काम करने लायक नहीं होते हैं, ऐसे जानवरों को उनका मालिक खुला छोड़ देता है। वो जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं। तो जो ऐसे जानवरों को जो कांजी हाउस का या मवेशी खाने का जो मालिक होता है वो उन्हें पकड़कर बंद कर देता है। कांजी हाउस, पशु बंदी गृह। आंख उठाना, देखना, कसम खाना, प्रतिज्ञा करना। तेवर, कुपित दृष्टि, मसलहत, हितकर, सलाह। कांजी हाउस, पशु बंदी गृह। सींग चलाना, सींग से मारना। शोर मचाना, हल्का करना। शोर मचाना, हल्ला करना, हाँ, शोर मचाना। रगेदना, धक्का देकर भागना। मन फीका करना, नापसंद करना। चिप्पड़, लकड़ी की छाल आदि का टुकड़ा। डंडे रसीद करना यानी खूब पीटना। दड़ियाल, दाढ़ी वाला। खलबली मचना, हलचल होना। रेवड़, झुंड। पागुर, जुगाली। जुगाली किसे कहते हैं? जानवर लोग जो हैं जब वो अपना चारा खाते हैं तो कुछ उनके गले के नीचे, उनके गर्दन के पास एक थैली टाइप की होती है जिसमें वो चारा इकट्ठा थोड़ा कर लेते हैं और बाद में फिर वो उसको जो है चबाते रहते हैं, अपना मुंह हिलाते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, तो उसको जुगाली कहते हैं। रेवड़, झुंड, पागुर, जुगाली। पुर चलाना, कुएं से पानी खींचना। नाहक भागना, व्यर्थ भागना। झल्ला करना, नाराज होना, काम आना, उपयोग करना। अब इसमें भूमिका दी हुई है, सारांश देखिए इस पाठ का। मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। इसमें झूरी नाम का एक किसान होता है, उसके पास 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो जिस तरह एक परिवार में एक बच्चे जो होते हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम होता है, एक जो काम करता है वही दूसरा करता है, अगर नाराज होता है एक नाराज होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है, तो इस तरह उन बच्चों में बहुत ही प्रेम होता है। ऐसे ही झूरी के पास जो 2 बैल थे, हीरा और मोती, उनमें भी बहुत अधिक प्रेम था, वे बहुत ही ताकतवर थे। झूरी उन्हें बहुत प्यार करता था, अच्छा उन्हें चारा खिलाता था और वो दोनों बैल भी झूरी का पूरा काम खेती का करते थे। एक दिन झूरी दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ अपने ससुराल भेजता है। साला यानी पत्नी का भाई, पत्नी के मैके। झूरी जो है अपनी दोनों बैलों को अपनी पत्नी के मैके भेजता है।
हीरा मोती समझते हैं कि शायद मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया है। उसे वहाँ अपनापन नहीं लगता। अजनबी स्थान, अनजान स्थान दे करके वे दोनों रात के समय भाग आते हैं। जब भाग आते हैं तब जूरी उन्हें देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होता है और उन्हें गले लगाता है, उन्हें चूमता है, बहुत प्यार करता है। ये देख उसकी पत्नी को बहुत ही बुरा लगता है। वह उनको अच्छा चारा नहीं देती, सूखा भूसा खाने को देती, गुस्से में सूखा भूसा खाने को देती है और काम बराबर कराती है। उस दिन जूरी की पहली पत्नी की छोटी सी लड़की एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला देती है। जब जूरी की ये दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी की एक लड़की थी, तो अपनी सौतेली माँ के द्वारा इस तरह के व्यवहार को देख करके वो बहुत ही दुखी होती है और चुपके से हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाती है और उनको खूंटे से आज़ाद कर देती, रस्सी खोल देती ताकि वे भाग जाएं। और फिर वे दोनों, हीरा और मोती दोनों बैल भाग जाते हैं। जब भाग जाते तो वे रास्ता भूल जाते हैं। भूख लगने से वे वहाँ के पास जहाँ तक पहुँचे थे जंगल में, या जहाँ तक वे पहुँचे थे वहाँ पर एक खेत था, वहाँ पर वे जाकर चारा खाने लगे। जाकर पेट भर खाते और आज़ादी का अनुभव करते। इतने में सांड आए और दोनों ने मिलकर उसे भगा दिया। इतने में खेत के रखवाले आकर उन्हें पकड़कर काली हाउस में बंद कर देते हैं। किसे? हीरा और मोती, जो जूरी के बहुत ही प्रिय बैल थे। तो खेत का मालिक ने देखा कि ये दोनों बैलों ने हमारे खेत का सारा अनाज जो है खा लिया, खेत को उजाड़ दिया है, तो गुस्से में आकर उसने इन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। उन्हें कांजी हाउस में खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ कई भैंसे, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि मुर्दों की तरह पड़े थे। जब जानवरों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पौष्टिक चारा नहीं मिलेगा, तो वे कमज़ोर हो जाते हैं। तो हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में जो जानवर हैं वे सब कमज़ोर हो गए हैं और क्योंकि उन्हें खाने के लिए अच्छा चारा नहीं मिला था। हीरा में विद्रोह ज्वाला धाक उठी, अपने नुकीले सींगों से दीवार को गिरा दिया। मोती भी साथ देता है, सभी जानवर भाग जाते हैं। मोती गधों को भी भगा देता है। कांजी हाउस का चौकीदार दोनों को डंडों से मारकर मोटी सी रस्सी से बांध देता है। अगले दिन नीलाम हो जाने के बाद दड़ियल दोनों को वधशाला को ले जाता है। वधशाला जहाँ पर बैलों को मारा, उनका वध किया जाता है, उसे वधशाला कहते हैं। जाते वक्त रास्ते में जब हीरा मोती अपने गांव के नज़दीक आते हैं, दोनों उन्मत्त होकर घर की ओर भाग जाते हैं। उन्हें रास्ता पहचाना हुआ लगता है और वे रस्सी छुड़ाकर अपने घर भाग जाते हैं। जूरी उन्हें देखकर बारी बारी से गले लगाता है। उनकी पत्नी दोनों के माथे चूम लेती है, क्योंकि वो बिछड़ गए थे, बहुत दिनों से नहीं मिल रहे थे। तो उसकी पत्नी जो है जूरी की, वो दोनों के माथे चूमती है। मोती दड़ियल को गांव से बाहर भगाकर विजयी शूर की तरह उसका रास्ता रोक खड़ा होता है। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। ये पाठ का सारांश है। तो आपने क्या लिखना है, पहले लेखक का जितना भी फर्स्ट पेज में दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा लिखिएगा। हाँ, ये कवि परिचय लिखिएगा। कवि परिचय के बाद 10 नए शब्द और 10 शब्दार्थ लिख लीजिएगा और उसके बाद सारांश। प्रश्न के उत्तर में आप फर्स्ट और 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें अर्थगृहता प्रतिक्रिया, विचार विमर्श। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य में पशुओं का विशेष योगदान है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में पशुओं का क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। आज के वैज्ञानिक युग में भी कृषि के क्षेत्र में पशुओं का महत्व कम नहीं है। कृषि के लिए यंत्रों का उपयोग करते हुए भी छोटे छोटे कामों के लिए यंत्र का उपयोग खर्चीला लगता है। खर्चीला मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं। उनकी जगह पशुओं के उपयोग करने से सस्ता होता है। गोबर खेतों में खाद का काम आता है। गाय बैलों का जो गोबर होता है, गाय बैलों का,
उनका गोबर खाद के काम आता है और उत्पादन बढ़ाता है। दूध और उससे बने खाने पीने की चीज़ें लेने से किसान स्वस्थ रहते हैं और खेती बाड़ी अच्छा करते हैं। पशु किसी काम के लिए सदा संलग्न रहते हैं, लेकिन यंत्र सदा तैयार नहीं रहते हैं। उनके लिए ईंधन चाहिए, अक्सर उनकी मरम्मत करनी पड़ती है। अगर हम यंत्रों का उपयोग करते हैं तो यंत्र खराब हो जाते हैं, तो या तो उन्हें दूसरा लेना पड़ता है किसानों को, या फिर उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस सब के लिए जानवर ही, जो बैल होते हैं, जो खेती के काम आते हैं, वो सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। जानवरों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या नहीं, आपका इस संबंध में क्या विचार है, चर्चा कीजिए। मेरे विचार में आदमी के उपयोग होने वाले जीव जंतुओं को ही पालना चाहिए। जो जीव जंतु खेती के काम में आते हैं उन्हें ही पालना चाहिए। बाकी सभी जीव जंतुओं को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से जी सकें, उनकी नस्ल का अंत ना हो जाए, उनकी नस्ल बढ़ती जाए, प्रकृति का समतुल्य न बिगड़े। समतुल्य का मतलब संतुलन। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए, मन बहलाने के लिए चिड़ियाघरों में उनको बंदी बनाए तो उनकी स्वेच्छा को हरण करने वाले होंगे। मतलब अगर हम चिड़ियाघर में भी अगर रखते हैं तो वहाँ पे भी वो बंदी के समान रहेंगे, वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। तो ऐसा करना उनकी स्वेच्छा को हरण करना होगा। वे बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कभी कभी दर्शकों की जान के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं जानवर कभी कभी, तो वे जो दर्शक होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। तो इस तरह वे दर्शकों के लिए खतरा बन जाते हैं। धन, भूमि, मानव सेवाओं आदि का बेकार व्यय होता है, उनका नस्ल धीरे धीरे गायब हो जाता है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे विचार में जानवरों को स्वतंत्र छोड़ देना मानव की भलाई के लिए अच्छा होता है। अच्छा भी होता है, नहीं भी अच्छा, क्योंकि आप अगर जा रहे हैं रास्ते में और आपके पास कोई सवारी है, 2 पहिया या 4 पहिया, अचानक से अगर जानवर आ जाते हैं तो इससे दुर्घटना होने का भी डर रहता है। और कभी कभी जानवर गुस्से में आकर के आपस में लड़ते हैं, तो इससे भी पब्लिक को बहुत अधिक परेशानी होती है। तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान है। इनको ऐसी जगह रखना चाहिए, खुले मतलब मवेशी खाने, जहाँ पर पशु जो है स्वच्छंद विचरण कर सके, ऐसी जगह उन्हें रखना चाहिए। स्वतंत्र उन्हें वहीं पर ही रखना चाहिए, सड़कों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। पाठ में उत्तर ढूंढिए। पाठ ध्यान से पढ़िए, उन पंक्तियों को रेखांकित कीजिए जिनसे हीरा के गुस्सैल स्वभाव का पता चलता है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धर उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती, प्रश्न 37। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। उसने डैश 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 उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। हीरा और मोती की दोस्ती प्रकट करने वाली 8 पंक्तियों में रेखांकित। हीरा और मोती की दोस्ती प्रकट करने वाली पंक्तियां पाठ में रेखांकित कीजिए। इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर पे दिया हुआ है कौन कौन सी उनके दोस्ती है, वहां पर दिया हुआ है। हाँ, बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये हीरा मोती जब झूरी के यहाँ जब थे तो दोनों जानवर थे, लेकिन फिर भी जानवर भी अपनी मुख भाषा में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। तो इस तरह वो विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। दूसरा है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। आगे उसके बाद नीचे पेज 32 पर है प्रश्न। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भीड़ हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा?
हम और तुम दोनों इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। फिर यह है पेज 39 का है। और अब तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। ये जो हीरा और मोती की दोस्ती है ये इसमें दिए हुए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गया कौन था? गया झूरी का साला था, पत्नी का भाई था, और वो जो है झूरी से हीरा और मोती दोनों बैलों को अपने घर ले गया था। लेकिन जब वो रात को भाग गया था तो उसकी इस हरकत से गया बहुत ही गुस्से में आ गया था, बहुत दुखी था, और वो गुस्से में आकर उसने हीरा और मोती को अच्छा भूसा खाने के लिए, सूखा भूसा खाने के लिए दिया, अच्छा चारा नहीं दिया था वही। तो इसमें क्या होगा? गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत अधिक दुखी था। पाठ समझकर उत्तर दीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहानी का प्रेमचंद झूरी कांची के दोनों बैलों की दोस्ती के संबंध में बताते हैं कि आमने सामने बैठे हुए दोनों बैल एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। जरूर उनमें कोई रहस्य शक्ति थी जिससे प्राणियों में उत्कृष्ट प्राणी का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम समझते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है जबकि अन्य प्राणी गए बीते हैं, लेकिन वे सीधी सादी आवाज़ों और क्रियाओं से अपनी बात एक दूसरे से कह लेते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। वे बड़ी आसानी से खुशी, भय, चिंता, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाओं को दर्शा सकते हैं। वे खतरे से बाहर हो सकते हैं। अन्य प्राणियों की अपनी कुछ अनोखी विशेषताएं होती जो मनुष्य में नहीं होती, इसलिए सच में मनुष्य अन्य जीवों से शेष करना सही नहीं है। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती है, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। हीरा मोती के व्यवहार से दुखी होकर गया ने दोनों बार सूखा भूसा खाने को के लिए दिया। हीरा मोती के व्यवहार से दुखी होकर गया ने उनको दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लाकर दोनों के मुंह में देकर चली गई। यहाँ मैं समझ नहीं पाई थी, ये जो छोटी लड़की है ये गया की बेटी है। मैं समझी थी कि शायद हीरा की पहली पत्नी की है, लेकिन नहीं, ये गया की बेटी है। और गया उस छोटी सी लड़की ने देखा कि मेरे पिता गुस्से में इन दोनों को अच्छा चारा नहीं दे रहे, सूखा भूसा दे रहे खाने के लिए, तो उसके मन में दोनों के बैलों के प्रति दया की भावना आ जाती है। और चुपके से एक एक रोटी उन्हें खाने को देती है और उनका रस्सा खोल देती है, जो खूंटी से बंधा हुआ था वो खोल देती ताकि वो यहाँ से भाग जाए और झूरी के पास चले जाए। लड़की उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां ले लाकर दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस लड़की की माँ चल बसी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। एक एक रोटी एक एक बैल के पेट की भूख ना मिटा सकती, लेकिन उनके हृदय की भूख मिट गई, अर्थात संतोष मिल गया। छोटी लड़की द्वारा आत्मीयता और प्रेम से प्राप्त यह प्रसाद की कृपा से 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था। हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक दिन मोती ने हीरे से मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सा जाता। ये उस समय का वर्णन है जब दोनों बैल हीरा मोती झूरी के ससुराल में थे, यानी गया के पास थे, और वो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा था, सूखा भूसा दे रहा था। तो भूख से वो दोनों बहुत ही व्याकुल थे। तो मोती अपने
साथी हीरा से कहता है मूक भाषा में कि अब सहा नहीं जाता है। हीरा एकांत को सिंहों पर उठाकर फेंक दूंगा। उसको मोती जो है वो हीरा को कह रहा है कि मन करता है कि अपनी नुकीले सींग से किसी को उठा करके दूर फेंक दूँ। तब हीरा कहता है लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हीरा अपनी मूक भाषा में मोती को समझाता है कि तुम जो ये विचार कर रहे हो कि सींग भूको कर उसको फेंक दें, ये गलत है, क्योंकि उसी गया की बेटी ही हम दोनों को रोटी दे रही है। अगर गया मर गया तो वो अनाथ हो जाएगी। और फिर स्त्री किसी पर जो है औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये तो भूल जाते हो। जब लड़की दोनों बैलों को भागने की सुविधा के लिए खोल देती है तब हीरा कहता है कि हम भाग जाएं तो यह अनाथ लड़की पर आफत आ जाएगी। मतलब सबको शंका हो जाएगी, सबको मतलब शक हो जाएगा कि इस लड़की ने ही उनके खूंटे से उनकी रस्सी खोल दी है। दोनों बैल भाग कर, लेकिन फिर भी मोती के कहने पर या आपस में सलाह करके वो दोनों बैल भाग जाते हैं। दोनों बैल भागकर राह भूल जाते हैं। उस समय मोती कहता है भाई उसे मार गिराना था। तब हीरा खंडन करते कहता है उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। उपयुक्त धर्म द्वारा स्पष्ट होता है कि हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस सरकार द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर लावारिस जानवरों को बंद किया जाता है, बंद कर रखा जाता है। जो पशु अवैध दूसरों के खेतों में चरते हैं उन्हें कांजी हाउस में रखा जाता है, उनकी हाजिरी भी ली जाती है। तदनुसार उनका लेखा जोखा मालूम होता है। पशुओं के मालिक से रोजाना जुर्माना भी वसूल करने में सुविधा होती है, इसलिए कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची भैरों की थी, भैरों मर चुकी थी, यानी ये जो बच्ची थी गया की, ये गया की पहली पत्नी की लड़की थी। सौतेली माँ उससे भी बहुत अधिक मारती रहती थी, तकलीफें देती थी, सजाएं झेलती थी, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता हो गई थी। गया की जो पहली पत्नी की लड़की थी उसे उसकी सौतेली माँ बहुत ही मारती थी, बहुत ही सताती थी और बहुत ही उसे सजा देती थी। तो जब उस लड़की ने देखा कि मेरी सौतेली माँ जानवरों से भी बुरा व्यवहार कर रही है, तो उस लड़की को हीरा मोती के प्रति प्रेम आ जाता है, आत्मीयता महसूस होने लग पड़ती है, अपनापन महसूस होने लग पड़ता है, उसको तरस आ जाते हैं जानवरों पर। तो इसलिए वह उस प्रेम जब उमड़ आ जाता तो वह उन दोनों को रोज जो है रोटी देने लगी थी। फिर उसने एक दिन फुटेक से उसको खोल दिया, उनके रस्से को खोल दिया ताकि वो लोग यहाँ से जा सकें। जब बैलों को अपने व्यवहार से रोजाना खाना नहीं दिया जाता तब वह एक एक रोटी लाकर हमदर्दी से इन्हें खिलाती थी। पढ़ने की योग्यता का विस्तार गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गद्यांश दिया हुआ है और इनका उत्तर जो है प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर देख के लिखना है। जैसे बखूबी का अर्थ क्या है। बखूबी का अर्थ होता है अच्छी तरह। आवाज का पर्यायवाची क्या है, ध्वनि। इस गद्यांश का उचित शीर्षक सुझाइए। पशु पक्षी भी बोलते हैं अथवा पशु पक्षी की अपनी भाषाएं होती हैं। किसी एक प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। अब आप कुत्ते के बारे में, कुत्ते को सब लोग पालते हैं ना, तो उसकी जो अनोखी विशेषता होती है कि वो बहुत ईमानदार होता है, अपने मालिक का वफादार होता है। अगर चोर घर में आने की कोशिश करता है चोरी करने के लिए तो उन्हें भौंक करके मालिक को जगा देता है ताकि चोरी ना हो सके। और अगर कोई अजनबी आता है तो भी वह अपने मालिक को अपनी आवाज़ के द्वारा भौंक करके उनको सूचना देता है कि कोई आया है। इस तरह जो है, और आजकल कई ऐसे कुत्ते होते हैं जो चोरों का या छिपे हुए खजानों का भी सूंघ कर पता लगा लेते हैं। यह उनकी अनोखी विशेषता होती है। मनुष्यों जैसे सूझी हुई भाषा पशु पक्षियों की
क्यों नहीं हो सकती? सुलझी हुई भाषा को निर्मित करने और बोलने के लिए सुविकसित आलोचना और जबान को जैसा चाहे वैसा घुमाने की शक्ति प्राणियों में नहीं होती। जैसे हम कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलने या खराब बोलने, ये हमारी जो जीभ होती है वो हमारी जीभ मुंह के अंदर घूमती रहती है, जिसके द्वारा आवाज़ निकलती है। पशुओं में ये नहीं होता है, वे अपनी जीभ को नहीं हिला सकते हैं, वो नहीं बोल, इसलिए वो नहीं बोल सकते। तो सुलझी हुई भाषा को निर्मित करने और बोलने के लिए सुविकसित आलोचना और जबान को जैसा चाहे वैसा घुमाने की शक्ति प्राणियों में होनी चाहिए। यह शक्ति केवल मनुष्यों में ही है, किसी अन्य प्राणी में नहीं। इसलिए पशुओं जैसी सुलझी हुई भाषा पशु पक्षियों में नहीं हो सकती। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में देखिए ये प्रश्न दिए हैं, इसको आप लोग जो है मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा करना है, इसको आप लोग कर लीजिए। और उसके बाद प्रशंसा में भी दिया हुआ है, इसको देखिए। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आप करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। ये पीछे वाला आप मत लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है, या भाव स्पष्टीकरण जरूर लिखिएगा। विचार विमर्श वाला छोड़ दीजिए। सारांश के बाद आप जो है आशय स्पष्ट कीजिए, इसमें आप कर लीजिएगा पहला, तीसरा, चौथा, ये 3-4 कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति में देखिए, इसमें भी 4-5 वाक्यों में प्रश्न लिखने, इसमें आप कर लीजिए दूसरा कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, बस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न है, इतना आप लोगों को लिखना मुश्किल है। सारांश के बाद आप लोग सीधे अभिव्यक्ति में कर लीजिए, पहला, दूसरा, अभिव्यक्ति सृजनात्मक में फर्स्ट और सेकंड करिए। और खा में, ये का है, खा में 8-10 वाक्य में उत्तर लिखिए, इसमें आप लोग सेकंड कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए। फिर से आप लोग देख लीजिए, कवि परिचय पूरा लिखने के बाद आप पाठ का सारांश लिखेंगे और भाव, आप फिर उसके बाद आशय स्पष्ट करिए, ये लिखेंगे। आशय स्पष्ट करने में आपका लिख लीजिए, का फर्स्ट में का और खा 2 है, ये दोनों कर लीजिए, फर्स्ट और थर्ड करिए, बस। बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। आशय स्पष्ट में, हाँ ठीक है, आप लोग का फर्स्ट कर लीजिए, फिर थर्ड करिए, उसके बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मक में प्रश्न का में प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4, ये कर लीजिए। और 8-10 वाक्यों का उत्तर छोड़ दीजिए, इसको आप बुक से ही याद करेंगे। सृजनात्मक कार्य में किसी ऐसे जानवर की आत्मकथा लिखे जो चिड़ियाघर में बंदी हो गया हो। हाँ, इसमें आप एक हिरन के बारे में जो आपको अच्छा लगे इसमें दिया हुआ है, उसको देख करके आप कर सकते हैं। प्रशंसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अकारण ही अपनी गली के कुत्तों, बिल्लियों आदि को पत्थर मारते, सताते। ऐसे बच्चों को आप किस प्रकार कुछ बच्चों के प्रति प्रेम रखने के बारे में समझाएंगे। उनको समझाएंगे कि जिस तरह हमें चोट लगती है वैसे उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी पीड़ा होती है। हमें बेकसूर जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनके प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए। अब नीचे देखिए, इस तरह करके बच्चों को हम समझाएंगे। भाषा की बात में देखिए, मुहावरे हैं, आँख उठाना, देखना, कसम खाना, प्रतिज्ञा करना, पीछा करना, खदेड़ना, 9-11 होना, भाग जाना या चल देना, शोर मचाना, बहुत जोर से चिल्लाना। इसमें आपका वाक्य प्रयोग भी दिया हुआ है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, इन भी वाक्यों में
किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग किया गया हो। तो ये नीचे आपका दिया हुआ है। उदाहरण ही, अब ही, अभी, कभी कभी, तुम ही तुम्ही, सब ही सभी, किस ही किसी, ये पूरा दिया हुआ है। हाँ, ही का लिखा हुआ है, भी का लिखा है, तो का, तक का, ये सब दिया हुआ है आपका पूरा। हाँ, आगे देखिए, कहानी में से 5 वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग किया हुआ है। ये भी आपका दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो आप समझ लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उनके भी भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य जैसे रोज समय पर स्कूल जाता है। अच्छा बच्चा रोज समय पर स्कूल जाता है। तो अच्छा बच्चा क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय क्या हो गया? रोज समय पर स्कूल जाता है। ये साधारण वाक्य है। पूरा वाक्य है अच्छा बच्चा रोज समय पर स्कूल जाता है। तो अच्छा बच्चा जो है वो उद्देश्य है और रोज समय पर स्कूल जाता है, ये विधेय है। मिश्रित में या जटिल वाक्य में प्रधान अध्यापिका जी ने कहा कि कल स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें प्रधान उपवाक्य है, प्रधान अध्यापिका जी ने कहा। मुख्य बात कौन है? मुख्य बात, ये बात को कहने वाले कौन है? यानी प्रधान अध्यापिका जी ने कहा। आश्रित वाक्य क्या है? कि कल स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अब थर्ड देखिए, संयुक्त वाक्य। इसमें 2 या 2 से अधिक समान सही उपवाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, शीघ्र जाओ अन्यथा बस छूट जाएगी। तो इस तरह जो है इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अच्छा पढ़ो, फेल हो जाओगे, इसमें योजक अन्यथा जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। उपवाक्य और उनके भी उपवाक्य भी 2 भेद होते हैं, मुख्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा गौण वाक्य। गौण वाक्य, वाक्य का मुख्य अर्थ इस पर टिका है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये पूरा दिया हुआ है। अब आप लोग इसमें से देख करके पूरा इसमें दिया हुआ है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। विलोम शब्द दिए हुए, पर्यायवाची दिए हैं, निपात में इसमें सेंटेंस दिए, निपात छाट करके दिए हुए हैं। पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें से देख करके आप पूरा अभ्यास कार्य पेज नंबर 75 तक कर लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ा लेसन है।